हाई पीजी कॉलेज में पहुंचकर मैं बड़ी ही हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। माननीय इस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अंग्रेज सिंह राणा, जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, श्री राणा अर्थशास्त्री हैं, शासक हैं और एक शिक्षाविद हैं, और उनके प्राचार्य के रहते हुए और मुझे इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए जो आमंत्रित किया गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस कॉलेज के उन तमाम प्राध्यापकों का, छात्रों का, प्रबंधकों का और उन सारे गणमान्य अतिथियों के सामने इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान देते हुए मुझे बहुत ही गौरव का भान हो। तो सबसे पहले इस मंच पर हमारे विराजमान माननीय प्राचार्य डॉक्टर अंग्रेज सिंह राणा जी, हमारे अतिथि श्री ओम प्रकाश पांडे बजरंगी जी, जो इस महाविद्यालय के प्रबंधक हैं, श्री आशीष पांडे शनि जी, सम्मानित सदस्य हैं प्रबंध समिति के, श्री पान सिंह कुंडील जो नैक के एडवाइजर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अंग्रेज सिंह राणा जी का मैंने नाम पहले लिया, प्रोफेसर डॉक्टर श्री जे.एल. मिश्र जो हमारे पूर्व प्राचार्य हैं, जिन्होंने इस विषय की बड़ी ही अच्छी ओपनिंग रिमार्क दी, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद जी, प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति सिंह जी, प्रोफेसर डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी जी, प्रोफेसर डॉक्टर अनुज पटेल जी, जो हमारे साथ भी आए और बड़े गर्मजोशी से हमारा उन्होंने एक तरह से इस कॉलेज में हमारी एंट्री कराई, प्रोफेसर डॉक्टर शाहनवाज सर, डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जी, डॉक्टर प्रभाकर मिश्र जी, डॉक्टर एस.पी. मिश्र जी, डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, डॉक्टर भूपेश शुक्ला जी, जिनके साथ गाड़ी पर बड़ी अच्छी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होते आया, डॉक्टर मनोज मिश्र जी, डॉक्टर श्री राजकुमार पांडे जी और डॉक्टर विष्णु शंकर जी। इस महाविद्यालय के इस सभागार में बैठे हुए तमाम छात्रगण जो अपने जीवन के एक तरह से निर्माण में इस शिक्षा के प्राथमिक सोपान की देने लगे हुए। तो मित्रों, और सबसे पहले मैं इनका नाम भूल गया, जो इस मंच के संचालक हैं विनय मिश्रा जी, जिनका बहुत ही आभार, जिन्होंने आलोक तिवारी जी और हमारे ये तमाम कॉलेज के सहायक प्रोफेसर शमीश साहब, तो जिनका अगर नाम नहीं भी ले पाया, उनके प्रति क्षमा व्यक्त करते हुए मैं उनको भी एक तरह से सम्मिलित कर रहा हूँ। और जैसा कि विषय जिस हम लोग कालखंड में आ चुके हैं वह अमृत काल है या अमृत वर्ष है, या सीधे कहें आजादी का ये 75वां साल है। तो निश्चित रूप से इस पावन अवसर पर इस देश की सार्वजनिक व्यवस्था में सार्वजनिक विमर्श का भी एक अवसर है। और यह अवसर का जब टॉपिक का जब चयन हो रहा था, तो हमारे प्राचार्य महोदय ने कहा कि भारतीय व्यवस्था के साथ साथ भारत की समाज व्यवस्था और भारत की राजनीतिक व्यवस्था का भी आपको जिक्र करना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारे संचालक महोदय ने कहा, ये ऐसे विषय हैं जिस पर घंटों नहीं, दिन नहीं, महीनों नहीं, वर्षों अगर विमर्श किया जाए तो ये समाप्त नहीं होने वाला है। तो धीरे धीरे हम विषय पर आते हुए हम कहेंगे कि 1947 15 अगस्त को जब देश को एक तकनीकी तौर पर औपचारिक रूप से आजादी मिली, तो उसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार हो गई। और आप सबको मालूम है कि एक तरह से कहीं न कहीं पावर का इंफ्लुएंस फोर्सेस से भारत के राजनीतिक लोग, जिसकी मुख्य प्रतिनिधि और हमारी कांग्रेस पार्टी के उनके शीर्ष नेताओं को पावर का ट्रांसफर किया गया। नॉट ओनली दैट, इसी के साथ साथ देश में लोकतंत्र का एक विधिवत और राष्ट्र स्तर पर आगाज हुआ। नॉट ओनली दैट, इसी के साथ साथ देश की राज्य व्यवस्था को एक नियमित और निर्देशित करने के लिए एक संविधानवाद का भी प्रादुर्भाव हुआ, जिसके लिए पहले से ही संविधान सभा गठित हुई थी, सभा की कई सारी मीटिंगें हुई थी और उसके ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा था, जो आजादी के 2 साल के बाद 26 नवंबर 1949 और फिर 26 नवंबर 1950 से पूर्ण रूप से लागू हुआ। और इसमें कई राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी होंगे, सबको पता है कि हम एक संघीय गणराज्य बने
हम एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बने, यानी कि देश में रहने वाली तमाम धर्मों के प्रति कोई भी राज्य व्यवस्था आसक्त नहीं रहेगी, उनके प्रति निरपेक्ष रहेगी। हमने एक समाजवाद शब्द को भी जोड़ा कि देश में जो बहुसंख्यक गरीब, निर्धन और गांव में रहने वाली आबादी थी, उनके सामाजिक आर्थिक विकास की जो योजना बनेगी वो समाजवाद के महान सिद्धांतों से संचालित होगी। इसी विषय राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, तो मैं ये चाहूंगा कि अलग अलग का जिक्र कर 1945 के बाद के कालखंड से लेकर और आज 2022 वर्ष जो कि अमृत काल का वर्ष है, उसमें मैं इन तीनों को साथ देते हुए और आपके सामने अपनी बातों में रखना चाहूँगा। तो 1947 में तो आपको एक बात और मालूम होना चाहिए कि बड़े दुर्भाग्यजनक तरीके से देश का सांप्रदायिक विभाजन भी, यानी देश का पश्चिमी हिस्सा और देश का पूर्वी हिस्सा, यानी कि बायां बाजू और दायां बाजू दोनों एक तरह से कट गए और वो एक सांप्रदायिक देश की नई तामीर करने के लिए मुकर्रर किए गए, जो कि पाकिस्तान के नाम से जाना गया, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान। ये बात अलग है कि विभाजन को लेकर के देश में बहुत सारे विमर्श हुए। ये बताया गया कि इसकी पृष्ठभूमि 1935 के अंग्रेजों द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो एक तरह से पहले कहीं हमारे संविधान का भी एक बेस मटेरियल देता है, उसी से ही ये तय हो गया। अंग्रेजों की जो प्राइम डॉक्ट्राइन थी डिवाइड एंड रूल, यानी कि बांटो और राज करो, जिसके तहत उन्होंने 250 साल में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जब वो सूरत में आते हैं, व्यापार करने मुंबई जाते हैं, मुंबई से चेन्नई जाते हैं और चेन्नई से कलकत्ते से उनका औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो रूल शुरू होता है, फिर उनके बाद साम्राज्य का जो विस्तार होता है, उसके पीछे न केवल आधुनिक रक्षा तकनीक का उनके पास होना ही जिम्मेवार नहीं था, बल्कि देश में उन्होंने डिवाइड एंड रूल को अपनाकर सनई बंगाल, अवध और इन तमाम प्रांतों को कब्जा करते हुए अंत में वो पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह ने पंजाब से अपने पास लेते हैं। तो 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, माउंटबेटन ने देश को तो आजादी दे दी, लेकिन बड़े ही ट्रिक से उन्होंने डिवाइड एंड रूल की एक अंतिम परिणति मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी और सिखों के प्रतिनिधि इन तीनों के साथ शिमला में बैठक करके और देश को बांटने में कामयाबी पाई। जिन्ना ने एक तरह से नया मुल्क बना करके अपने को इतिहास में नाम दर्ज कर लिया और नेहरू और पटेल जो कि मुख्य कर्णधार थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वह मजबूर होकर के देश के विभाजन के लिए तैयार हो गए। उन्हें अंतरिम सरकार में जो मुस्लिम लीग के साथ रहते जो चिकचिकबाजी उनको लिखने पड़ती थी, सुननी पड़ती थी, उससे उन्होंने मुक्ति पाकर के उन्होंने अपनी सहमति दे दी देश के विभाजन की। ये बात अलग है कि फ्रीडम एट मिडनाइट की किताब में लिखा है, माउंटबेटन इंटरव्यू देते हैं, तो मुझे मालूम होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक चंद दिनों के मेहमान हैं, तो मैं देश की आजादी को पोस्टपोन कर देता और 1948 में ले जाता, तब देश का बंटवारा नहीं होता और सबसे पहले देश के 10 लाख लोग जो विभाजन की भेंट चढ़े वो कतले गारत का मंजर नहीं दिखाई देता। फिर हम चलते हैं कि जब देश ने 1947 में एक अपनी इकाई के रूप में जो अपने को स्वीकार किया, तो इस देश के कर्णधारों ने एक महान काम किया कि बंटवारे के बाद में देश को सेकुलर बनाया गया। एक महान कार्य किया कि फ्रांस की राज्य क्रांति से आई लोकतंत्र बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता से सुसज्जित और तमाम देश के बड़े विद्वानों ने जो 3-4 साल के मैसी और अथक प्रयासों से भारत के संविधान का निर्माण किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान था, जिसमें दुनिया के तमाम देशों की संविधानों की विशिष्टताएं सम्मिलित थी, उसका भी आगाज हुआ। देश में एक गणतंत्र भी बना। यह ऐसा नहीं कि यह देश जो है कि देश का जो सर्वोच्च जो वो होगा, क्रांतिकारी राष्ट्रपति होगा, वो भी जनता के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाएगा। इसीलिए भारत एक रिपब्लिक बना। भारत कोई इंपीरियलिस्ट और कोई मोनार्की गणराज्य नहीं था, तो कहीं न कहीं एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। तो आजादी के बाद से हम समाज व्यवस्था पर आए, अर्थव्यवस्था पर आए, तो देश के सामने बड़ी चुनौती थी। देश के अधिकतर लोग गरीब थे। 40 करोड़ की आबादी में करीब 80 से 90% गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते थे। मुख्य पेशा कृषि था और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो एक आइडियलिस्ट थे, बड़े
लेकिन वो वेस्टर्न थॉट से अब काफी प्रभावित थे। तो उन्होंने देश में गांधी के उत्तराधिकारी राजनीतिक तौर पर तो बने, लेकिन उनका चिंतन कुछ अलग था। तो उन्होंने योजनाकरण की शुरुआत की और उस योजनाकरण में कहीं न कहीं रूस में हुई क्रांति, चीन का एक नया रिपब्लिक बनना, या देशों में जो 18वीं-19वीं शताब्दी में जो साम्यवाद का आगमन हुआ, उससे प्रभावित होकर के भारत की गरीबी, बेरोजगारी, निर्धनता, कंजूसी से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने योजनाबद्ध व्यवस्था की शुरुआत की। और ये बताने की जरूरत नहीं कि तब से योजना में किस तरीके से निवेश के लक्ष्य तय किए गए, उत्पादन के लक्ष्य तय किए गए, निर्माण के लक्ष्य तय किए गए, वितरण के लक्ष्य तय किए गए, और उस लक्ष्य के तहत देश बढ़ा। लोकतंत्र के तहत अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, विधानसभाएं गठित हुई, केंद्र में लोकसभा के चुनाव हुए। और ये बात एक सवाल राजनीति शास्त्र के जो हमारे शिक्षक हैं और जो छात्र हैं ये पूछ सकते हैं कि देश की आजादी की लड़ाई खत्म हो गई और अब देश में गवर्नेंस का दौर शुरू होता है। और जब हमने डेमोक्रेसी को अपनाया है, मल्टी पार्टी कॉम्पिटिटिव इलेक्शन बेस्ड डेमोक्रेसी को अपनाया, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को एडवांटेज मिला, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, आजादी की लड़ने वाली सबसे अगुवा पार्टी थी। लेकिन जब शासन काल में जब वह पार्टी आती है तो उसे बहुत एडवांटेज मिलता है। और यही वजह है कि गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ ली, अब उसको पोस्टपोन करिए और आजाद भारत में चुनाव लड़ने वाली पार्टियों का नए सिरे से गठन। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम ऐसा कर जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप पर प्रश्न नहीं उठा रहे। वह एक बड़े लोकप्रिय, बेहद ज्ञाता, एक बड़े विजनरी और अनडाउटेडली एक तरह से एविडेंटली वह भारत के उस समय के सबसे बड़े नेता थे। और उनके साथ उम्र भी थी। सरदार पटेल का देश को एकीकरण में आप सबने जाना कि आजादी के बाद कैसे उन्होंने देश के तमाम रजवाड़ों को अपने टैक्स से, अपने इंटरेक्ट से और अपने कंडीशन से उन्होंने सबका एकीकरण किया। और भारत देश बंटवारे के बाद भी एक बड़ी इंटाइटी के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ा। यह ठीक है कि उसी समय जो कश्मीर का जो रियासत था उसके साथ कुछ डिस्प्यूट रहा, वो उन्होंने कहा कि हम किसी में नहीं मिलेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के हुक्मरान ने मुस्लिम मेजोरिटी होने के नाते उस पर इनडायरेक्ट कबायलियों के जरिए आक्रमण कराया, तो उन्होंने जो है भारत सरकार से सहायता मांगी। और उस सहायता देने के क्रम में उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम इंडियन सॉवरेनिटी को स्वीकार करेंगे, लेकिन आपको स्पेशल प्रिविलेज हमें देना होगा, जिसके तहत 370 बना और उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन में कश्मीर इंसर्ट हुआ। उसके बाद की कहानी हमें बताने की जरूरत नहीं। आज कश्मीर जो है देश का विधिवत रूप से इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। तो आजाद भारत में जो हमारा सफर शुरू हुआ तो कई सारे राजनीतिक सुधार, आर्थिक सुधार और सामाजिक सुधारों का भी सिलसिला चला। क्योंकि एक नए नवयौवन देश को एक नए सिरे से सुशासित करने की जिम्मेदारी उस कांग्रेस सरकार पर थी। लोकतंत्र को भी स्थापित करना था, लोकतंत्र की तमाम संस्थाओं को स्थापित करना था, समाज में तमाम क्षेत्र में अपनी योगदान कर रहे तमाम अग्रणी नेताओं को भी सही सम्मान देना था। देश की जनता में यह एहसास कराना था उन्हें जो आजादी मिली है वो केवल औपचारिक आजादी नहीं है, उन्हें जो है सिस्टम में भी एक तरह से उन्हें लगे कि लोकतंत्र है। हालांकि इस दिशा में थोड़े प्रयास धीमे तरीके से हुए। हमारी पुलिस व्यवस्था वही थी, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था वही थी। लेकिन उसी दौरान 1955 में हिंदू कोड बिल आया, यानी कि हिंदू धर्म में भी इस्लाम की तरह बहुविवाह की प्रथा थी। स्त्रियों को उस तरीके से बराबरी की आजादी नहीं थी जो हम इस्लाम के शरिया कानून में देखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इस सेकुलर देश में भी हिंदू कोड बिल को तो अपना लिया, उसका विरोध हुआ, लेकिन मुस्लिम कोड बिल लाने में किसी को हिम्मत नहीं हुई। हवाला ये दिया गया कि इस देश के संविधान में उन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेज है, और वो प्रिविलेज ये है कि अपने धर्म पेश करने का अधिकार तो बिल्कुल सही है, अपनी संस्था बनाने का और धार्मिक स्वतंत्रता का। और कहीं न कहीं संविधान सभा में जो लोग भारत में रह गए मुस्लिम नेता, उन्होंने ये कहा कि हमें पर्सनल लॉ में आपको छेड़छाड़ नहीं करना होगा। तो
देश के लीडरशिप ने भी यह तय किया कि हम इसे नहीं छेड़ेंगे। फिर उसके बाद योजना करण की शुरुआत हुई, समाज के क्षेत्र में हिंदू कोड बिल आया। फिर उसके बाद अर्थ के क्षेत्र में 1960 के दशक तक आते आते मैं ये कहूंगा कि राजनीतिक क्षेत्र में अभी भी कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व था। जो विपक्ष में कुछ समाजवादी आइडियोलॉजी के जो लोग थे, कुछ कम्युनिज्म आइडियोलॉजी के जो लोग थे, जो आजादी का भी लड़ाई कोई अलग स्वतंत्र होकर के अपनी पार्टी के जरिए लड़ रहे थे, तो आजादी के बाद वो जब पॉलिटिकल पार्टी के तौर में आए तो उनकी ताकत इतनी नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी एक ह्यूज और एक माइटी पार्टी थी, उसका वो मुकाबला कर सके। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इतने बड़े दिल वाले थे, वो अपनी ही पार्टी के कई लोगों को कहते थे कि आप विपक्ष का रोल अदा करें, नहीं तो हम निरंकुश हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू एक महान व्यक्ति थे, तो उन्होंने लोकतंत्र के इस धर्म को निभाया। और कहीं न कहीं जवाहरलाल नेहरू एक भावुक किस्म के भी व्यक्ति थे, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब में जब वो अपना आख्यान और जब लेखन दिखाते हैं तो लगता है कि हिंदुस्तान को उन्होंने कितनी गहराई से समझा था, परखा था, और चीन के प्रति उनकी कुछ एक खास रिजर्वेशन था। वो ये मानते थे कि आने वाली सदी में दुनिया के दो ही इमर्जिंग देश होंगे, एक भारत और दूसरा चीन। और चीन के प्रति उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर था, उस वजह से तिब्बत के मामले में उन्होंने लचीला और नरम रुख दिखाया। चीन को तिब्बत पर प्रभुत्व कायम रखने में उन्होंने एक तरह से कहीं न कहीं अपना सिग्नल दिया। पंचशील का सिद्धांत अपनाया, जिसमें भारत की तरफ से किसी भी तरीके के प्रतिकार करने की बात से इनकार किया। उन्होंने चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा कमेटी के अस्थायी सदस्य बनाने में भी अपनी सहमति दी, लेकिन चीन ने उन्हें धोखा दिया। खुद नेहरू के शब्दों में, चीन ने हमारे पीठ पर चूड़ा थोपा और 1962 की लड़ाई में हमें बताने की जरूरत नहीं, भारत को निर्णायक हार। और नेहरू जी उस हार से भावुक रूप से, भावनात्मक रूप से इतने आहत हुए कि वो ज्यादा दिन जी नहीं पाए और 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कांग्रेस की बागडोर एक और बड़े इसी अंचल के रहने वाले, सादगी से भरे, बिल्कुल एक मिट्टी की महक वाले, एक बड़े ही नाटे करके व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री के पास आता है। और लाल बहादुर शास्त्री इस देश में हरित क्रांति का उद्घोष करते हैं, जय जवान और जय किसान का नारा देते हैं। एक साथ वो ग्रामीण इंडिया को टच कर रहे होते हैं, जवान भी गाँव के होते हैं और किसान भी गाँव के होते हैं। जय जवान और जय किसान के नारे से अभिभूत होकर के जब इस देश में हरित क्रांति का आगाज किया गया, अर्थशास्त्र के और कृषि के अगर जानकार होने के नाते आपको ये मालूम होगा कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे, हमें आयात करना पड़ता था। हमें अमेरिका की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो अनाज बिल 480 के तहत दी जाती थी, उसका भी हमें दास बनकर रहना पड़ा। और इस देश में सबसे पहले भोजन की व्यवस्था को लेकर के योजना आयोग के कार्यक्रमों में जवाहरलाल नेहरू ये भाषण दिया करते थे, सब चीज हम पहले बाद में देख लेंगे, पहले हम अपनी खेती को तो देख लेंगे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के आगमन के बाद जो नई टेक्नोलॉजी आई, हाई यील्ड वैरायटी आया, मैक्सिको का बीज मंगाया गया, बहुत बड़े एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के तौर पर गौरव और अपने ही एक बड़े साइंटिस्ट हुए एस स्वामीनाथन, और उस समय के एक बड़े विजनरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे श्री सुब्रमण्यम। इन तीनों ने मिलकर के भारत में जो हरित क्रांति की नींव रखी, वह इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है आजाद भारत में। और हरित क्रांति के बाद इस देश में जिस तरीके से उत्पादन बढ़ा, आयात निर्भरता खत्म हुई, फिर हरित क्रांति के बाद जो है आगाज होता है जो है श्वेत क्रांति का, और उसके बाद जो है नीली क्रांति का, फिर उसके बाद जो है पीली क्रांति का। और हम आज दुनिया में कृषि के मामले में, न केवल अनाज के मामले में बल्कि दूध के मामले में, बहुत सारी प्लांटेशन एग्रीकल्चर के मामले में, बहुत सारे स्पाइसेस के मामले में हम दुनिया की सिरमौर हैं, और ये आज तक ये कारवां चलता आ रहा है। जब हम बात करते हैं 1960 के बाद की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था की, तो इस देश में फिर इंदिरा गांधी का आगमन होता है। अब ये राजनीतिक शास्त्र के सब लोग जानते हैं कि कैसे कांग्रेस में सत्ता का टकराव हुआ। लाल बहादुर शास्त्री दुर्भाग्य से देश के लिए एक तरह से उन्होंने अपने जानों की एक तरह से आहुति दे दी। उसी के साथ वो दास में समझौता करने गए, लगता है कि उस एग्रीमेंट को भारत की जनता ने बहुत अच्छे से नहीं लिया, और इस चीज का
का उन्हें शौक लगा या जो भी हो राष्ट्रपति परिस्थिति में उनकी जान चली गई और फिर इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी प्रधानमंत्री बनती है। शुरू में उनके जो राह थे वो आसान नहीं थे। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने उनका विरोध किया, जो कि एक तरह से सिंडिकेट के नाम से जाना गया। और उसके बाद में इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीति पर जो है अपनी पूरी लगाम लगाई। संसद का चुनाव तो वो जीती, लेकिन उन्होंने यह तय किया कि अब वो कांग्रेस की अध्यक्ष खुद बनेंगी। अब जो है कांग्रेस के जो फंड आते हैं उस पर वो नियंत्रण रखेंगी और उन्होंने हार्डकोर कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की शुरुआत। उसी 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण आजाद भारत के इतिहास में बड़ी घटना बनती है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद देश की रजवाड़े थे जो 550 भारत से एग्रीमेंट हुआ था सरकार से, तो उनके जो रियासत के जो इलाके हैं उसमें जो टैक्स मिलता है कुछ हिस्सा उनको बिजली फंड के रूप में भारत सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर इंदिरा गांधी ने उन तमाम रजवाड़ों को बिजली फंड का जो फैसिलिटी था उसको उन्मूलित कर दिया। अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये वही दौर था जब सरकार की ताकत को बढ़ा दिया गया और निजी क्षेत्र के बिजनेस में और अर्थव्यवस्था में भागीदारी को थोड़ा सा कठिन बनाया गया। लाइसेंस परमिट और कोटा राज बड़े मतलब कि एक तरह से रोबस्ट दौर में उस समय 1970 के आसपास भारत की अर्थव्यवस्था में आ जाता है और उसके साथ सरकार अर्थव्यवस्था में हर जगह अपना मेजर रोल प्ले कर रही है। और उसी समय 1971 में पाकिस्तान में जो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बंगाल वर्सेस पंजाब का, और वहां पर जो बांग्लादेश में जो मुक्ति वाहिनी बनी थी जो बांग्लादेश को पाकिस्तान के उर्दू इलाके से अपने को मुक्त करना चाहती थी, तो कहीं ना कहीं जो बंगालियों का कब्जेदार पाकिस्तान की रहीम कर रही थी उसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने समर्थन दिया, मदद करी और उसके बाद 1971 वॉर में बांग्लादेश को लिबरेट किया गया और यह देश एक से जो दो बना था और वो ये 3 बन गया। और फिर उसके बाद उसी समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया जो राजनीतिक तौर पे काफी सक्सेसफुल हुआ। 1971 में फिर उन्होंने चुनाव जीता और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी एक वाम छवि बनाती है, 20 सूत्री कार्यक्रम लेकर के आती है और 20 सूत्री कार्यक्रम लाने के क्रम में जो इंदिरा गांधी का जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ जो गवर्नेंस था कहीं ना कहीं उसका एक आउटलेट बीजेपी के फैसले से आ गया। जब इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहकर के निरस्त कर दिया कि उसमें कई सारे नॉर्म्स का जो है उल्लंघन किया गया। इंदिरा गांधी उसे काफी घबरा गई और आनंद फानंद में उन्होंने यह डिसीजन लिया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बदल दिया। उस समय कॉलेजियम नहीं हुआ करता था। उसके बाद भी फैसला आता इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने देश में आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर दी, देश में आपातकाल आ गया और फिर उसके बाद सारे राजनीतिक दलों के अधिकार छीन लिए गए, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, फंडामेंटल राइट को पोस्टपोन कर दिया गया और हम सब जानते हैं उसी समय जनता पार्टी और जयप्रकाश नारायण का भारत की राजनीतिक पटल पर युद्ध होता है और देश में 1977 में जब चुनाव की घोषणा इंदिरा गांधी करती है वो अपनी लोकतंत्र का लिहाज उन्होंने किया, इमरजेंसी के बाद उन्होंने हटाया और लोकतंत्र के तहत चुनाव करवाया। उस चुनाव में जाहिर था उनकी हार होनी थी। एक तरह से लोगों ने कहा वो आजादी की दूसरी लड़ाई थी। जनता पार्टी का आगमन होता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि देश में राजनीतिक दलों का विकास उस तरीके से नहीं हो पाया था। जनता पार्टी जो विपक्ष के तमाम घटकों को इकट्ठा करके बनी थी उनमें आपस में ईगो की लड़ाई हुई, नेतृत्व की लड़ाई हुई, एजेंडे की लड़ाई हुई और वह जनता पार्टी की जगह नहीं पाई, मजबूर होकर के चुनाव कराना पड़ा और फिर 1980 में इंदिरा गांधी का आगमन होता है। ये राजनीतिक यात्रा नहीं, सामाजिक यात्रा नहीं और मैं ये कह दूं 74 के जेपी आंदोलन में इस देश में केवल राजनीतिक बदलाव की लड़ाई नहीं लड़ी गई, सामाजिक बदलाव की भी लड़ाई लड़ी गई। 1950 के दशक में ही जो आजकल जो हमारे राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं सांप्रदायिक है, वो कहता है जातिवादी है, कोई कहता है भाषावादी है, प्रांतवादी है। दुर्भाग्य से भारत के लोकतंत्र में आजादी के टाइम में ही कॉम्पिटिटिव और चुनावी राजनीति में सारे राजनीतिक दलों ने इस पहचान की राजनीति को जिंदा बनाया। जातिवाद की राजनीति तो बिल्कुल ही एक तरह से हाइट पर बनी रही। सारे राजनीतिक दलों ने जातियों के आधार पर चुनाव के टिकटों का वर्णन किया, जाति के आधार पर मतदाताओं का सर्वेक्षण हुआ और जाति के आधार पर
जाति करो, जनेऊ करो जैसे भी नारे गूंजे और लोगों ने अपने नाम के आगे से सरनेम हटाने शुरू कर दिए। क्योंकि जातिवाद भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय समाज व्यवस्था की एक बहुत बड़ी विष थी, जिसे तोड़ा जाना बेहद जरूरी था। क्योंकि लोकतंत्र की प्रतियोगी राजनीति में तो गुड गवर्नेंस का जो एजेंडा है उसमें ये तत्व तो हमेशा बाधक होते हैं, कभी प्रतियोगी राजनीति को उत्कृष्ट स्वरूप में नहीं लाने देते। तो 1980 के बाद अर्थव्यवस्था में पहली बार सरकार के एकाधिकार को थोड़ा कम करने का प्रयास। इंदिरा गांधी के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और बाद में विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने एक तरह से लिबरलाइजेशन की पहली बार एक उपहार भारतीय व्यवस्था को दिया और सरकार ने यह तय किया कि अब हम प्राइवेट इंडस्ट्री को भी अपनी पंचवर्षीय योजना में इन्वेस्टमेंट का पूरा रेशियो प्रदान करें और पहली बार हुआ कि 45% इन्हें निजी क्षेत्र के जिम्मे दिया गया। और उसके बाद 1985 में आते आते सबको मालूम है इंदिरा गांधी की जो हत्या हो गई, राजीव गांधी को सहानुभूति लहर में अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट मिला। राजीव गांधी ने कुछ नए विजन लेकर के आए और वह विजन था जो उन्होंने वेस्ट की दुनिया में देखा था कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, और उन्होंने भारत में उसका आगाज किया। वह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो एक दिन दुनिया में भारत को विश्व महाशक्ति बनाने का किसी ने सोचा नहीं था। सॉफ्टवेयर में दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति भारत उसी फाउंडेशन के बाद से बना। 1985 के बाद से पॉलिटिकल क्षेत्र में भी रिफॉर्म किए गए, दल बदल का कानून लाया गया, युवाओं को ज्यादा भागीदारी देने के लिए 21 से घटा करके 18 साल किया गया। ये राजीव गांधी के समय में बड़े सुधारात्मक कदम थे। लेकिन उसी समय राजीव गांधी की तरफ से अपने पार्टी के नेताओं की सलाह पर कुछ ऐसे काम किए गए जो देश में पहचान की राजनीति को और जिंदा करते चले। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्लिम महिला साहबानों पर हर्जाना देने को लेकर के फैसला आया। इसे मानना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में कानून का रूप देकर कह दिया कि उनका व्यक्तिगत और शरिया का मामला है। उसी तरीके से जो पौराणिक जो अयोध्या में मंदिर था, जो उसका ताला लगा था, मैं उसका ज्यादा इतिहास नहीं जानता, लेकिन उस ताले को भी खुलवाया गया कि हिंदू श्रद्धावलंबियों की आस्था को एक नया आयाम दिया। और फिर आपको मालूम है उसके बाद से राम जन्म को लेकर के कैसे देश में पॉलिटिकल आंदोलन भी चला, सोशल आंदोलन चला और देश की पूरी राजनीतिक नजीर बदल गई और एक नया अध्याय भारत के लोकतंत्र में आगमन हो गया। हिंदू सांप्रदायिकता बना मुस्लिम सांप्रदायिकता का, जो कि पहले जातिवाद के रूप में पनप रहा था। फिर हमने देखा 1990 तक आते आते देश में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, भ्रष्टाचार मुद्दा बनता है। मैं ये बताते चलूं कि जैसे ही सरकार ने एकाधिकार किया, गवर्नमेंट की मोनोपोली बढ़ाई, भ्रष्टाचार का आगमन उसी समय हो चुका है। वैसे आप भ्रष्टाचार पर किताबें लिखा हूँ, भ्रष्टाचार के बाद मेरे पास सब अध्ययन है। लोग बताते हैं कि जब पहली बार 1937 में प्रांतीय असेंबली का चुनाव लड़ा गया तो उसमें कांग्रेस पार्टी की जो भ्रष्टाचार की हरकतें थे, गांधी जी उससे हिल गए और गांधी जी ने राजगोपालाचारी को पत्र लिखा और कहा कि कांग्रेस कर्मी जल्द से सुधर जाएंगे और अपनी नैतिकता को कायम रखेंगे। फिर चुनाव के जरिए जो भ्रष्टाचार हुआ, मनी और मसल के एलिमेंट पड़े, पहचान की राजनीति हुई, जातिवाद का बोलबाला बढ़ा, पॉलिटिकल पार्टी में कैसे मठाधीश की संस्कृति आई, कैसे रसूखवाद बढ़ा, कैसे जुगाड़ और पैरवीवाद बढ़ा, हम सब जानते हैं। हम सब लोग भारत के इस इकोसिस्टम में ये देख रहे हैं। फिर मैं पहले इसलिए गया कि मैं थोड़ा सा जो बैकग्राउंड बताना चाहता था कि भ्रष्टाचार कैसे भारत की व्यवस्था में कैसे प्रवेश करती है। तो कहीं न कहीं सरकार का एक अधिकार भी था। निजी क्षेत्र की मुनाफाखोरी भी एक करप्शन का बहुत बड़ा प्रतीक है। लेकिन 1990 तक आते आते देश में एक नया कालखंड शुरू होता है। देश को जो आर्थिक संकट आया, उस आर्थिक संकट के बहाने देश के 1991 में नरसिंह राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी ने देश की एक तरह से पूरी तकदीर नए सिरे से लिखने का काम किया। नई आर्थिक नीति लाई गई, ठीक है, वो संकट पर निजात पाने के लिए थी, लेकिन वो कम्युनिस्टिक और सोशलिस्टिक सिस्टम ऑफ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स था, उसमें एक तरह से पार्ट टाइम सिस्टम था। इसके तहत हमने यह तय किया कि पहले गरीबों और बेरोजगारों और बीमारों के लिए अच्छे भाषण दिए जाते थे, लेकिन सरकार के फंड में पैसे नहीं होते। जो फंड में पैसे होते थे वो ब्यूरोक्रेसी खा जाती थी और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ आप वोट नहीं करते थे, बाजार का हमेशा विरोध करते थे, क्योंकि आप समाजवाद और साम्यवाद विचारधारा के तरह थे। लेकिन यह ब्यूरोक्रेसी इतनी यथास्थिति
पार्टी बन गई, इतने भ्रष्टाचार में तब्दील हो गई, सर्वशक्तिमान बन गई, जिनके इशारे पर पॉलिटिकल लीडरशिप भी नाचा करते थे। क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने मैनिफेस्टो को भी लागू करवाना था, अगले चुनाव जीतने की गारंटी भी लेनी थी, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को खूब शाह 1991 के बाद से तो नई रीडिंग शुरू होती है। भारत का समाज, भारत की राजनीति और भारत की अर्थव्यवस्था तीनों बदलती है। आप 1991 में नई आर्थिक नीति के बाद से हम सबको मालूम है, हमने ये तय कर लिया कि अब बड़े बड़े नारे और भाषण से गरीबों का भला नहीं होने वाला। हमारे पास सरकार के पास विकास दर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की वजह से 3% होती है, सरकार के पास टैक्सेस नहीं आते। 1991 में मनमोहन सिंह जी ने नई आर्थिक नीति बनाई, तो उसमें यह होगा कि निवेश ही सर्वोपरि है। तो वो सरकार करे, देश के उद्योगपति करे, या हमारा विदेश का बहुराष्ट्रीय कंपनी करे, या कोई विदेशी देश हमें जो है अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ एक्टर से पैसे भेजे, कैपिटल रिसीप्ट आए हमारे पास। और उसके बाद निवेश का वातावरण बनता है तो उदारीकरण, भूमंडलीकरण, बाजारीकरण और निजीकरण, इस चार खंभे पर सवार होकर के भारत की राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था 1991 के बाद से सफर करती है। और उसी दौरान देश का विकास दर बढ़ने लगता है और सरकार यह तय करती है कि हमारे राज्य खजाने में जब विकास दर बढ़ेगा तो हमारी आमदनी बढ़ेगी, और जब आमदनी बढ़ेगी तो हम गरीबी निवारण योजनाओं में ज्यादा पैसे देंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम ज्यादा खर्च करेंगे, गाँव के कम्युनिटी डेवलपमेंट पर हम ज्यादा खर्च करेंगे। उस समय भी भारत इतना भी अमीर मुल्क नहीं हुआ था, लेकिन उसकी शुरुआत हुई। राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आता है? तो चुनाव आयुक्त एक बड़े ब्यूरोक्रेट टीएन सेशन बनते हैं आयुक्त बनके, और पहली बार उन्हें पता चलता है कि हम तो संविधान समझते हैं, हमारे पास तो एनॉर्मस पावर, हम जो सरकार की नौकरी में जाते हैं, ठीक है नियुक्ति हमें सरकार ने की, जो व्यवस्था ऐसी है कि नौकरशाही में से किसी को चुनाव आयुक्त बनाना है। लेकिन अब हम एक बार जब पद पर आ गए 6 साल के लिए, तो हमारे पास जो अधिकार है उसका हम पूरा सदुपयोग करें, चाहे अपनी ईगो की रक्षा में करें या देश की राजनीतिक शुद्धिकरण में करें। और टीएन सेशन एक अथॉरिटेरियन नौकरशाह जरूर थे, लेकिन देश की चुनाव व्यवस्था में सुधार का जो उन्होंने बिल्कुल फूका, देश एक तरह से उनका ऋणी है। और उसी समय से देश में जो चुनाव सुधार हुआ वो राजनीतिक सुधार भी होने शुरू हुए। उसके बाद मनी और फसल के एलिमेंट भारत की राज्य व्यवस्था से खत्म होने चले गए। बूथ कैप्चरिंग जो एक आम किस्सा हुआ करता था, उसके ही किस्से घटने लगे। चुनाव में आप कितना खर्च करते हैं, ऐसा नहीं कि सेशन में 1 दिन में आकर के सब सुधार किया। टीएन सेशन के बाद जितने चुनाव आयुक्त आए 2015 तक, सबने कुछ नया नया प्रोविजन लाया, और फिर हमारा चुनाव हिंसा मुक्त हो गया। और प्रत्यक्ष रूप से अभी भी जनसत्ता हमारे राजनीति में बड़ी भूमिका निभा रही है। आज किसी न किसी बहाने आज हमारे पास चुनावी बॉन्ड के जरिए खूब पैसे का आगमन हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और एक सत्ताधारी पार्टी को भी 70% जो है वो चंदा मिल रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव व्यवस्था में राजनीतिक सुधार जो 1990 के दशक में शुरू हुआ वो आज तक जारी है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले आए राजनीतिक सुधार को लेकर, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि अब जातीय रैलियां नहीं होंगी। जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट आया उसमें यह तय हुआ कि कोई भी हेट स्पीच नहीं देगा, इंस्टिगेटिंग स्पीच नहीं देगा, और जाति, भाषा, धर्म, प्रांत का उल्लेख कर जनता को एक तरह से भड़काने का काम नहीं करेगा। उस दौर में ये बदलाव लाए गए, और ये बात अलग है कि लेटर एंड स्पीच पे कितना वो नीचे तक अमल में आ पाया। लेकिन उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि आरटीआई कानून आया, सूचना का अधिकार कानून आया, उसके लिए भी लंबी लड़ाई लड़ी गई। राजनीतिक दलों को आरटीआई कानून के दायरे में, चाहे अभी संविधान चुनाव आयोग ने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने एक कॉल दिया है कि अब लोक लुभावनवाद और मुफ्तखोरीवाद अब जो है खत्म किया जाए। इसका भी एक बड़ा ही नेगेटिव रोल है, जैसे कि जाति, धर्म, भाषा, प्रांत जैसे आइडेंटिटी फैक्टर का है, धन सत्ता और बाहुबल सत्ता का है, हेट स्पीचेस का है। वैसे ही मुफ्तखोरी भी देश की अर्थव्यवस्था को कबाड़ कर देगी और कभी श्रीलंका जैसे संकट का जो है हमें महसूस करा देगी। तो इसको लेकर के भी जो अलग अलग पहल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, हमारी मीडिया के द्वारा, सिविल सोसाइटी के द्वारा जो किया गया, वो सबकी कहानी आपके समक्ष मौजूद है। लेकिन हम अर्थव्यवस्था की बात करें
तो 1991 के बाद से आजादी के बाद एक नया कालखंड शुरू होता है। तब से हम हाई रेट ग्रोथ रेट इकोनॉमी बनते हैं। हमारा 5% से कभी विकास दर कम नहीं होता है। 2010 और 2010 के डिकेड में जो है 9.9% तक चला गया। तो कहीं ना कहीं नई आर्थिक नीति कांग्रेस पार्टी शुरू करती है और उस पर उनकी खुद विपक्षी पार्टी उस नई आर्थिक नीति पर सबसे तेज दौड़ लगा। 2004 में वही पॉलिटिकल पॉपुलिज्म नहीं था, वो सुखोरी लोग उठाऊंबाद नहीं था, इवेंट संविधान की भी राजनीति नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी अच्छे गवर्नेंस और मैनेजमेंट के बावजूद हार गई। और जब यूपीए का आगमन होता है तो अपने ही द्वारा शुरू की गई नई आर्थिक नीति और उनके प्रवर्तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अधीन भी आर्थिक सुधारों का मानवीय चेहरे के नाम पर राइट टू जॉब, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन को लागू करती है। ये तीनों राइट जो है ना, सुनने में बड़े ही आदर्शवादी और अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं तो करप्शन को इस देश के सबसे बुनियादी और मौलिक समस्या मानता हूँ। सारी समस्याओं की जड़ मानता हूँ, चाहे वो समाज के स्तर पर हो, व्यवस्था के स्तर पर हो और राजनीति के स्तर पर हो। लेकिन सूचना के अधिकार कानून आने के बाद इस देश में तमाम स्कैंडल रिवील हुए। पहले स्कैंडल होते थे दब जाते, अब वो मीडिया का एक्टिविज्म हो, जुडिशियल एक्टिविज्म हो, आरटीआई का एक्टिविज्म हो, तो कांग्रेस द्वारा ये आरटीआई कानून उसके ही गले का आफर बन गया। हम ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी अचानक से 2014 से लेकर के 10 के बीच में बड़ी करप्ट हो गई। करप्शन का मोमेंटम जैसे पहले था वैसे आज भी था। पहले लीक नहीं होते थे, अब लीक होने लगे और वो कांग्रेस को राजनीतिक तौर पे नुकसान करने लगे। लेकिन 2009 तक हमारी आर्थिक वृद्धि दर इतनी अच्छे तरीके से चल रही थी कि सरकार के राजकोष में काफी पैसा आ गया था। तो उन्होंने राइट टू वर्क के तहत मनरेगा स्कीम शुरू की और मनरेगा स्कीम के तहत ये तय हुआ कि संपदा का निर्माण हो या न हो, लेकिन हम जो है मजदूरों को गारंटी में रोजगार देंगे। उसका एक अच्छा मैसेज है। वामपंथी अर्थशास्त्रियों ने इसका घोर समर्थन भी किया। लेकिन अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मेरा मानना है कि कोई भी निवेश यदि वह उत्पादक नहीं होता, कोई निवेश यदि उत्पादक नहीं होता, संपत्ति का सृजन नहीं करता, तो वह अनुत्पादक निवेश स्फीतिकारी होता है। अर्थव्यवस्था में महंगाई को बढ़ाता है, गैर योजना व्यय को बढ़ाता है और कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था का खस्ता हाल करता है। 2009 के चुनाव में हमने देखा कि किसानों की समस्या का मौलिक समाधान किए बिना कर्ज माफी का योजना लाया गया। लोग विभागों योजना को जरूर थी, लेकिन कोई भी अर्थशास्त्री बैंकों के फंडामेंटल चीज को कि कर्ज को माफ कर दो, ये काम बिल्कुल करना पसंद नहीं करेगा। लेकिन पॉलिटिकल दबाव में सरकार ने 75,000 करोड़ की लागत से कर्ज माफी की, मनरेगा योजना लाई और हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी में जो इतनी गरीब है, वहाँ कुछ चंद नौकर सालों के लिए पे कमीशन दे करके 1 लाख करोड़ की लागत पर और स्कीम जारी बना। इस लोकतंत्र में सबके अपने अपने गुट हैं और सब बड़े स्वार्थी होते हैं। लेकिन जब आप देश के लेकर के जब व्यापक रूप से सोचते हैं एक सार्वजनिक चिंतक के रूप में, तो आपको सबके साथ इंसाफ करना होता है। कोई ना कोई मलाई खाए और न कोई बेहाली और अनहाली का जीवन जिए। 1909 के बाद से अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल होता है, भ्रष्टाचार के घोटाले इतने सामने आते हैं। उसी में राइट टू फूड के तहत जो है मुफ्त में अनाज बांटने का भी बिल लाया जाता है, लेकिन सरकार की अर्थव्यवस्था का हाल खस्ता होता है। महंगाई चरम पर चली जाती है, चूंकि उत्पादक व्यय बढ़ जाता है। 2014 के चुनाव में विपक्षियों को और भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन अन्ना लोकपाल वगैरह वगैरह आप सब जानते ही हैं, 2014 में हार हो जाती है। तो हम समाज के तौर पे कहें कि सिविल सोसाइटी चलता है, राजनीतिक व्यवस्था के तौर पे करें तो जुडिशियल एक्टिविज्म एक तरह से नए सिरे से प्रभाव चढ़ता है। अब मीडिया की बात करें तो सबसे पहले मीडिया के साथ एक घोर दुर्भाग्यजनक बात यह है कि संविधान में इसको कभी चौथा खंबा नहीं माना, केवल हम बोलने में कहते हैं। चौथा खंबा नहीं होने के नाते मीडिया का जो लोकतंत्र के बाकी 3 अंगों में चेक एंड बैलेंस का जो काम होना चाहिए, दुर्भाग्य से वो मीडिया वास्तविक रूप में नहीं कर पाता है। जुडिशियल इसीलिए करता है क्योंकि संविधान में उसे अधिकार प्रदत्त किए हैं, उसे आप प्रभावित नहीं कर सकते। जब पूंजीवाद का पैसा प्रभावित कर सकता या राजनीतिक दलों का दबाव प्रभावित कर सकता है। ये बात अलग है कि जजेस के भी अपने ईगो होते हैं
अपना उनका एक अधिकार का भी रवैया होता है। कई बार वो अच्छे फैसले देते हैं, कई बार वो मनमाने फैसले भी दे देते हैं और उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी एक तरह से कहीं कहीं कवच मिला हुआ है। तो ऐसे में जो हमारी राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था जो नई आर्थिक नीति के बाद से बड़ी ही ऊंचाई की ओर जा रही थी, 14 तक थोड़ी स्थिति खराब थी। 2014 में सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का आगमन होता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शुरुआत में 2.5-3 साल बड़े अच्छे काम किए जाते हैं। पॉलिसी पैरालिसिस जो बार बार बोर्ड सुनाई देता था, नई सरकार कहती है कि पॉलिसी पैरालिसिस के लिए कोई जगह नहीं। त्वरित निर्णय, इस सरकार ने कहा हम त्वरित निर्णय लेते हैं। पहले यूपीए की जो मिलिट्री सरकार थी उसमें सब लेट गतिवाद चल रहा था, अलग अलग तरीके से पुष्टिकरण चल रहा था, राजनीतिक पुष्टिकरण चल रहा था, अलग अलग तरीके के एजेंडे चल रहे थे। तो इस सरकार ने कहा कि हम सबको दूर करेंगे और 2014 में भारतीय जनता पार्टी के जितने ही स्थापित और गणमान्य नेता थे, नरेंद्र मोदी ने उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी और कई सारे रिफॉर्म बुलाए। लेकिन इस सरकार ने अर्थव्यवस्था के रूप में भ्रष्टाचार के दूर करने को लेकर कोई बड़ा कदम न उठाकर नोटबंदी का जो कदम उठाया, ये मामला डिबेटेबल है, लेकिन हम अब आज उसकी नीति सुन रहे हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था का उससे हाल और बुरा हो गया। काले धन के रोकने के नाम पर 2000 नोट का चलन बढ़ा दिया गया और वह प्रचलित 2000 का नोट अब जो है काले कहां पर विलुप्त हो गया है। सारी की सारी मुद्रा जो है वापस भारत सरकार के खजाने में आ गई। डिटेक्ट नहीं हो पाई कि कितने इसमें काले धन थे और सारे काउंटेड मनी थे और उस पर सरकार को काफी लागत लगाना है। 50,000 करोड़ की कीमत पर नई नोट छापने पड़े और अर्थव्यवस्था की विकास दर, रोजगार दर सब घट गए। उसके बाद बुरा दौर आता है, जीएसटी भी लाया गया जो बहुत बड़ा सुधार का एजेंडा था। 2010 में कांग्रेस पार्टी का ब्रेन चाइल्ड था, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के श्रेय लेना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो सारी तैयारी नहीं कर पाई। जीएसटी सिस्टम को सेटल होने में काफी मशक्कत की अर्थव्यवस्था, नोटबंदी की मार से अर्थव्यवस्था उससे भी प्रभावित हुई। और फिर उसके बाद हमने देखा कि कोरोना का एक कोविड का लहर आता है, कैसे पूरी दुनिया में संकट के बादल आ जाते हैं, कैसे हमारे प्रधानमंत्री कुछ जरूरत से ज्यादा आगे बढ़कर दुनिया को दिखाने के लिए देश को रातों रात लॉकडाउन कर देते हैं, सिर्फ 3 घंटे की मोहलत पर, और फिर अर्थव्यवस्था का, समाज व्यवस्था का बुरा हाल होता है। और राज्य व्यवस्था जो पहली बार तोहमत करती है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का आगमन हो गया है, डेमोक्रेटिक डिक्टेटर का आगमन हो गया है, ये बातें सही थी। जब 15 करोड़ मजदूर रेल के अभाव में अपने प्रियजनों से मिलने के बजाय अलग अलग एक कमरे में 20-20 मजदूर रहने को तड़प रहे थे, बाध्य हो रहे। लेकिन हमारी केंद्र की सरकार ने लगता है उन्हें सबक सीखा और बाद में ये तय किया कि कोविड कितना भी एक्सट्रीम रूप में आ जाए, भारत सरकार लॉकडाउन की घोषणा नहीं करेगी। राज्यों को ये तय करना है, राज्यों को कौन लेना है कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के राज्य व्यवस्था पर एक चीज आई, अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा हाल होगा। हम दुनिया के सबसे नीचे -7% की अर्थव्यवस्था बन गए। सबकी अर्थव्यवस्था माइनस पर तो थी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था सबसे निचले स्तर पर चली गई। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने, हमने सबने देखा कैसे कोविड की राहत को लेकर के तमाम राज्यों की सरकारों ने भी, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने भी खुल करके काम किया। और राजनीतिक तौर पे हमने देखा कि कैसे 2021 की दूसरी मार्च लहर में बंगाल के चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके कोविड की महामारी की उपेक्षा की गई। और जब केंद्र सरकार को लगा कि हमारी तो राजनीतिक हार हुई है और हमारा राजनीतिक एक तरह से पराभव हो जाएगा, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कॉल लिया कि देश की सारी जनता को दोनों डोज वैक्सीन की मुफ्त में दिया जाएगा। और 200 करोड़ की वैक्सीन का डोज देने के लिए जो राजनीतिक इच्छा शक्ति सरकार ने दिखाई, निश्चित रूप से तारीफ की पात्र है। और हमने देखा कि मिशन मोड में राजनीतिक इच्छा शक्ति से इस देश की तमाम कुरीतियों को, व्याधियों को दूर किया जा सकता है, चाहे वो करप्शन हो, नौकरशाही हो, नॉन वर्क कल्चर तो सरकारों में है, या सरकार की तमाम नीतियों में जो विसंगति है, जो देश में जो तमाम गैर बराबरी बढ़ रहा है, उसको लेकर के अभियान चलाया जा सकता है। देश के आजाद भारत में देखा कि कैसे सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार हुआ, कैसे हमने पोलियो बीमारी का उन्मूलन किया, कैसे हमने अपने देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता दी, कैसे जवाहरलाल नेहरू के पहले और दूसरे काल में देश में आधारभूत हैवी इंडस्ट्री का विस्तार हुआ, कैसे
2000 के बाद और 2010 के बाद कई सारे अच्छे सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा लिए गए, जिसमें मैं उज्ज्वला का और सौभाग्य का जिक्र करना चाहूंगा। ये बात अलग है जब उज्ज्वला के दौरान इस एलपीजी की महंगाई में वो सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे, लेकिन देश ऊर्जा के मामले में आज समूचा देश जगमगा रहा है। देश के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, हर घर इलेक्ट्रिक से कनेक्शन हो चुके हैं। उज्ज्वला ने सब जगह एलपीजी को जोड़ दिया, लेकिन सब्सिडी की खींच लेने की वजह से कुछ जरूरत से ज्यादा माल पेट्रोलियम की जनता तक लगनी पड़ रही है, जो इस मौजूदा राजनीतिक regime के लिए जो एक तरह से खिलाफ की बात होती है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस देश में जो अलग अलग तरीके के सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधार और आर्थिक सुधार जो किए गए, वो मिक्स किस्म के हैं। आज भी इस देश में जो गैर बराबरीवाद है उसकी जड़ों पर प्रहार नहीं किया जा रहा। वोट बैंक की राजनीति देश में व्यापक रिफॉर्म लाने से हमें रोक रही है। आज भी इस देश में एक ऑर्गेनाइज्ड क्लास है जो केवल 10% आबादी है, 70% सर्वहारा अनऑर्गेनाइज्ड। इस देश में अभी भी 2500 तरह की जो है शिक्षा व्यवस्था है, जो कुछ लोग जो है लंदन और अमेरिका में जाकर के मल्टीनेशनल ब्रांडिंग से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और हमारे बहुसंख्यक बच्चे जो है वो डाक पट्टी में पढ़ रहे हैं। भाषा के मीडियम की जो है अलग भिन्नता है। स्वास्थ्य को लेकर के बात करें तो कैसे तमाम अस्पतालों में लोगों की भीड़ लगी है, तो नीति के स्तर पर, संस्था के स्तर पर, विचार के स्तर पर अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। और मेरा निजी तौर पर मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, श्रम और सामाजिक सुरक्षा, ये 5 बिंदु ऐसे हैं जिसने देश में गैर बराबरी का एक भयानक माहौल पैदा किया है। देश में सामाजिक गैर बराबरी तो पहले ही थी, जो हमारे ने बड़े अच्छे से समझाया कि वह काम कार्य प्रधान था, जो कि एक तरह से जन्म का रूप ले लिया, एक तरह से जन्म के आधार पर तय होने लगा, जो बड़ा ही दुर्भाग्यजनक था। लेकिन आज हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्लास वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड क्लास, अर्बन क्लास वर्सेस एग्रीकल्चर क्लास, हम देखते हैं एग्रीकल्चर क्लास प्लस इंडस्ट्री क्लास, रूरल वर्सेस अर्बन। तो इस तरीके की है ब्लू कॉलर वर्सेस व्हाइट कॉलर। तो इस तरीके की जो गैर बराबरी है, जो हमने देखा है भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आप छोटे शहरों में जाए तो वहाँ का विश्लेषण भी लाभ अच्छा दिखेगा, बड़े शहरों में जाए तो वहाँ का विश्लेषण थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो कुल मिलाकर के जो एक तरह से शॉर्टकट का जो तरीका है, जो एडहॉकिज्म का जो तरीका है, जो राजनीतिक करेक्टनेस का जो तरीका है, कि जो पॉलिटिकली हमें फायदा दे सरकारें भी वही निर्णय लेती हैं, उससे देश मजबूत नहीं हो सकता। देश के कुछ बुनियादी चीजों पर हमें ध्यान देना होगा। मौजूदा सरकार इकोनॉमी के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के काफी सराहनीय काम किया है। सड़क और रेलवे का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है वो बेहद सराहनीय है। लेकिन हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को लेकर के एक नीति अपनानी होगी। जब यह सरकार कहती है कि देश में एक संविधान, एक विधान, एक कानून हो, तो आप उन 5 क्षेत्रों में भी एक नीति लेकर क्यों नहीं आते? जो आप गरीब हो या रिलायंस का बच्चा हो, उसे भी वही एजुकेशन देते हैं जो एक गरीब को दे। कम से कम जो मैंडेट की इक्वालिटी है, जो गैर बराबरी है, जो असमानता है, उसका तो कम से कम हम उन्मूलन कर सकें, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य के फील्ड में भी जिनके पास पैसे हैं वो अच्छा इलाज करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जिनके पास पैसे हैं वो बड़े स्कूलों में, बड़े शहरों में बच्चों को पढ़कर उनका टारगेट सुनिश्चित करते हैं। हमारे देश में 1-1 लाख लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलता है, और किसी को 400 रुपए महीने पेंशन हर माह सुनिश्चित नहीं होता, वो भी 6 महीने पर मिलता है। ये गैर बराबरी मैंडेट है गवर्नमेंट में। इसी तरीके से श्रम नीति जो है, हम क्यों नहीं कहते कि सबको हम एक बराबर अगर कॉन्ट्रैक्चुअल पे ही रखें, लेकिन अलॉन्ग विद गुड वर्किंग कंडीशन, कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर उसका शोषण न कर सके। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा काम कम दाम, गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा काम कम काम, वर्क कल्चर में नहीं होता, वर्क कल्चर होता है। वहाँ प्राइवेट सेक्टर में उद्यमी जो है अपने मुनाफे को लेकर के बेहद सजग रहता है। सरकार में जाकर लोग कहते हैं छोड़ो सरकारी पैसा है क्या। इवन प्रधानमंत्री का कैसा सोचते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरा ये पद स्थायी नहीं है। तो देश में राजनीतिक सुधारों की, सामाजिक सुधारों की, आर्थिक सुधारों की, प्रशासनिक सुधारों की और तमाम तरह के संस्थागत सुधारों की अभी भी गुंजाइश है। लेकिन इस अमृत काल में काफी चीजें हमें
बुझाती भी हैं, हमें बड़ा ही आनंद और हर्ष का भी अनुभव दिलाती हैं। जैसा कि हमारे आचार्य महोदय ने कहा कि देश दुनिया की 5 ही सबसे बड़ी हमारी व्यवस्था है। हम जो है कई मामलों में अब बड़ी शक्ति बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बन रहे हैं। देश में दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल है, कई सारे काम हुए। इकोनॉमिक फील्ड में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो टेलीकॉम में जो क्रांति आई प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को मिलाकर रेगुलेटरी अथॉरिटी को बना करके, वैसे ही शिक्षा और स्वास्थ्य में रेगुलेटरी अथॉरिटी आई। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है, उतना फटा नहीं सकते। आप उनके लिए रेगुलेशन लाइए, उनकी फीस तय करिए, उनके सब दर तय करिए, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में भेड़ बकरियों की तरह भीड़ न लगे। तो इसके लिए आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी लाना होगा, जो हमने टेलीकॉम में लाया कि आज अक्षम पड़े गवर्नमेंट सेक्टर इररिलेवेंट हो गए और कम पैसे में दुनिया के सबसे सस्ते टेलीकॉम रेट पे आज प्राइवेट सेक्टर टेलीकॉम की फीस जो है हमारे उपभोक्ताओं से ले रहे हैं। तो उपभोक्ता को सस्ती चीजें मिले, सरकार को ज्यादा राजस्व मिले, प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा निवेश है, सरकारी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पिटिटिव हो, प्राइवेट सेक्टर सरकारी सेक्टर की तरह सामाजिक सुरक्षा का पालन करे और सामाजिक दायित्व का पालन करे, और सरकारी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की तरह अपने मैनेजमेंट को ज्यादा उत्कृष्ट करे, बेहतर करे। तो ये सारी चीजें हैं जो देश के सुधार के लिए जरूरी है। बहरहाल अमृत काल में हमें अपने इस भारतवर्ष पे बड़ा ही हर्ष और गर्व का भान हो रहा है कि हमारा देश न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बढ़िया लोकतंत्र भी बने। हमारा समाज जो सदियों से और वर्षों से जो ग्रेट हिंदुइज्म और सनातन के आइडियलिज्म पर रहा है, जिसमें सर्वधर्म समभाव और सबके लिए आजादी और सबके लिए स्पेस, उस पर भी कायम रहे। राजनीति ने जो संकीर्णतावाद लाया है, उसके लिए आगे कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अमृत काल में हम इस बात का आह्वान करते हैं और अर्थव्यवस्था सबको जस्टिस प्रदान करे, सबके साथ न्याय करे और सबसे ऊपर अवसर की समानता प्रदान करे। तो आपने हमें बड़े ध्यान से बहुत बहुत आभारी हम करके जिन्होंने तीनों विषयों को एक साथ बहुत ही कम समय में बड़ा विस्तृत अपना उद्बोधन मार्गदर्शन हम सब